हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। अब मैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के तीसरे पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं और अब मैं देखता हूं कि संख्या का विस्तार हम लोग कैसे करते हैं। हम इसके पहले पढ़ चुके थे कि संख्या आखिर होता क्या है। हम बताए थे संख्या का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, यानी अंकों का समूह। अंकों का जो एक पैटर्न तैयार करते हैं उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। सपोज दैट जैसे हम अंक ले लिए हैं 2, 3, 7, इससे वो संख्या बनाना है तो हम संख्या बना देंगे 7, 3, 2, 2, 3, 7, 3, 2, 7। ऐसे कई संख्या हम बना सकते हैं। ठीक है, कितनी संख्या बना सकते हैं उसका भी अपना एक सिस्टम है, एक रूल है जो हम बाद में प्रोबेबिलिटी में डिस्कशन करेंगे इसका कि हम उसको कैसे संख्या बना सकते हैं। ये हो गया संख्या। संख्या का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, यानी अंकों का समूह। अंकों का समूह, अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संख्या का स्टडी हम करें कैसे कि हम भूले नहीं और किसी भी तरह के संख्या के बारे में अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए तो हम कंफ्यूज नहीं हो। तो जितनी संख्याएं हैं उसका स्टडी हम लोग करें कैसे? तो देखिए, बड़ी सरल विधि से मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पूरे ध्यान से, पूरे लगन के साथ इस चीज को आप देखिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, जितनी भी संख्याएं बनी हैं उस संख्या को दो भागों में बांट दिया गया है। अध्ययन की दृष्टि से नेचर बनाया गया है, स्टडी नेचर मटेरियल है ये। तो नंबर को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो। एक पार्ट का नाम है वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा खूब, हम आज आपको संख्या का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। एक का नाम रखा गया वास्तविक संख्या, दूसरा का नाम रखा गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। दो संख्या, यानी जितना भी संख्या हमारे पास है उस सारे संख्या को दो पार्ट में बांटा ही गया। मात्र दो ही पार्ट है हमारे पास। एक पार्ट है वास्तविक संख्या, दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या। दो पार्ट हो गए। अब इस दोनों पार्ट के बारे में जाने। हम लोग कभी कभी किसी से बात करते हैं तो कोई बात कोई बताता है तो हम लोग कहते हैं सही में कहा, वास्तव में कहा। वास्तव वाला शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं मतलब उसका सेंस हमारा होता है रियलिटी में ये सही बात है या नहीं है। वही चीज यहां पर भी है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है, रियल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर होना चाहिए जो ज्ञात है, जानकारी में है। तो जितनी संख्या आपके जानकारी में है वो सारी की सारी संख्या जो है वास्तविक संख्या, यानी सभी ज्ञात संख्या को, जितना संख्या हमारी जानकारी में है उस सभी ज्ञात संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी ज्ञात संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये काल्पनिक जो संख्या है ये कल्पना के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये कल्पना के आधार पर तैयार किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हम किसी को बोलते हैं कि 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग तो भी 4 बोल दिए। तो ये संख्या हमको प्राप्त हो जा रहा है। 2 का वर्ग हमको प्राप्त हो रहा है 4, माइनस 2 का वर्ग भी प्राप्त हो जा रहा है 4। अब हम आपको प्रश्न जो करने जा रहे हैं वो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसा संख्या बताइए जिसका वर्ग, जैसे मान लीजिए 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमको तो 9 आएगा। लेकिन हमारा प्रश्न है कि ऐसा संख्या बताइए जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, माइनस में है। ऐसा कोई संख्या मिलेगा हमारे दिमाग में? है कोई? नहीं है। तो वैसी संख्या जो प्राप्त करते हैं वो हमारा काल्पनिक संख्या है। इसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बना देंगे और बहुत ढंग से बना देंगे, छोटा सा वीडियो बना देंगे तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से ये है ही नहीं, आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या होगा? माइनस में होगा। ऐसा संख्या आप बताइए जो 3 से छोटी हो लेकिन 4 से बड़ी हो।
अब ऐसा संख्या हमको मिलेगा ही नहीं। तो उस सारे चीज का जो स्टडी हम लोग करते हैं वो काल्पनिक संख्या में करते हैं, और उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में आप देखिएगा तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमको जो जानकार है, जानकारी वाला जो शब्द है, जानकारी वाला जो अंक है, उसका हम लोग स्टडी किस चीज में करते हैं? वास्तविक संख्या में करते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में एक पॉइंट यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है ऑल नोन नंबर इज नोन एज रियल नंबर। जितनी जानकारी वाली संख्या वो सभी संख्या क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या, यानी सभी ज्ञात संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, एक हम लोग लाइन पढ़े होंगे संख्या रेखा। ये है संख्या रेखा। इसका एक जो पॉइंट होता है 0 होता है, इधर प्लस में लिखते हैं, इधर माइनस में लिखते हैं। इस पर जो संख्या लिख देते हैं -1, -2, -3 ऐसे बढ़ते जाएगा इधर इधर। अब क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्या को निरूपण हम कहां कर सकते हैं? तो वास्तविक संख्या का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पे करते हैं। किस चीज पर करते हैं? नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर। दिमाग में रखिए, 2 प्रश्न हो गया। ये एमसीक्यू में 2 प्रश्न हो गया। वास्तविक संख्या का निरूपण कहां होता है? तो संख्या रेखा पर होता है। रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहां होता है? तो नंबर लाइन पे होता है। वास्तविक संख्या होता क्या है? सभी ज्ञात संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑल नोन नंबर आर नोन एज रियल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या का 2 एमसीक्यू भी हमको प्राप्त हो गया। नंबर लाइन के बारे में भी हमको डिस्कशन बाद में करना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, नंबर लाइन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर हम एक और पॉइंट बता दे रहे हैं कि संख्या रेखा का कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे यहां ले लीजिए, तो या किसी ना किसी नंबर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या का रिप्रेजेंट करता है, एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। दिमाग में रखिएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कोई बिंदु आप ले लेंगे, चाहे वो माइनस में ले लेंगे, चाहे प्लस में ले लेंगे, तो कोई भी बिंदु जो होगा वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, हर हाल में करेगा, किसी ना किसी वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रश्न है कि वास्तविक संख्या, तो हमको तो बहुत संख्या जानकारी में है, सम, विषम पूर्णांक, रूट वाली संख्या, घन वाली संख्या, बहुत सा चीज हम लोग को जानकारी में है। तो सबका स्टडी एक जगह किया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो फिर स्टडी के नेचर से वास्तविक संख्या को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया परिमेय, एक का नाम रखा गया परिमेय संख्या, और दूसरा का नाम रखा गया अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कौन परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है। ध्यान दीजिए। अब देखिए, हमने एक प्रश्न किया है और जवाब भी दिया है साथ में कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होता है। ये तो क्लियर हो गया। और वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, या तो परिमेय होगा, नहीं तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसका अर्थ हुआ कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कौन को बिंदु ले लीजिए, एक वास्तविक संख्या होता है, या तो परिमेय होता है, और नहीं तो क्या होता है? अपरिमेय होता है। मतलब इस संख्या रेखा पर या तो हम परिमेय संख्या का निरूपण देख सकते हैं, और किसका निरूपण देख सकते हैं? अपरिमेय संख्या का। जो बिंदु होगा वह बिंदु या तो परिमेय होगा, और नहीं तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो वास्तविक संख्या के एक और डेफिनेशन मिल गया कि परिमेय संख्याओं के समूह और अपरिमेय संख्याओं के कुल समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी संख्या को अगर एक जगह लिख देंगे तो सभी का सभी क्या कहलाएगा? एक साथ वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का है, एक परिमेय हो गया और एक अपरिमेय हो गया, 2 हो गए। अब हमको इस दोनों के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले लीजिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय का कंफ्यूजन जो होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
हर जगह यह बता दिया जाता है कि P बटा Q में जो होगा वह वास्तविक परमेय संख्या है। अक्सर यही डिस्कशन किया जाता है और इसीलिए कंफ्यूजन भी होता है। सपोज एक एग्जांपल है, 3/7 और √2 सिर्फ लिख दिए, तो क्या इसके नीचे 1 नहीं है? है, ये भी P बटा Q में है, ये भी P बटा Q में, तब तक कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तब तक किसको पर में मानेंगे, इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, दिक्कत हो जाएगा। आप यह ध्यान दीजिए कि P बटा Q के रूप में कोई भी संख्या हो तो P क्या होना चाहिए और Q क्या होना चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस शुरू करते हैं। चलिए पहले आते हैं हम लोग परमेय पर। वास्तविक संख्या का जो पहला प्रकार है वो है परिमेय। परमेय संख्या था ऐसी वास्तविक संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। कॉमा ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है इसका 3 गो। पहला कंडीशन है कि Q जो है यानी नीचे वाला यानी हर यानी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 2/0 ऐसा नहीं होना चाहिए, 3/0 नहीं होना चाहिए, 7/0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नीचे नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि P एंड Q दोनों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, अंश भी हर भी, ये दोनों जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। ध्यान देने वाली बात है, देखिए कंडीशन को दिमाग में रख लीजिए। अगर ऊपर वाला यानी अंश और हर दोनों अगर पूर्णांक है, साथ में हर का जो पूर्णांक होना चाहिए एगो नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? 0। तो अभी मानेंगे यह परमेय संख्या है, नहीं तो नहीं। एक और कंडीशन है कि P एंड Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा अटपटा लगेगा लोगों को, लेकिन मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा। 2 कंडीशन तो मेन है कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, तो अब जाकर वो परमेय होगा। अब हम उसको एग्जाम्पल के नेचर से पहले समझते हैं। जैसे 7/3 हम लिख दें, ऊपर वाला P के जगह पर 7 है, P के जगह पर कितना हो गया? 7, और Q के जगह पर कितना हो गया? 3। तो 7 एगो पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है। पहला कंडीशन, इस कंडीशन को फुलफिल कर लिए। नीचे यानी Q 0 नहीं है तो ये भी कंडीशन को फुलफिल कर लिए। अब इस कंडीशन में 3 से 7 नहीं कटेगा, 7 से 3 नहीं कटेगा। ऐसा कोई संख्या है जो दोनों को काटता हो? नहीं है। मतलब यह संख्या जो है परिमेय संख्या हो गया। 7/3 क्या हो गया? परमेय संख्या। ठीक है, फिर से आइए 2/9, तो 2 एगो पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है। 9 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब हो गया कि यह P बटा Q के रूप में है, तो क्या हो गया? परमेय संख्या हो गया। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। अब आइए एक दे देते हैं, जैसे 4/6 दे दिए, तो 4 एगो पूर्णांक संख्या है, 6 भी पूर्णांक संख्या है। इस रूल को फॉलो कर लिया। नीचे 0 नहीं है, इस रूल को भी फॉलो कर लिया, लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं किया। ये जो है 2 से कटने वाला है और ये भी कटने वाला, यानी 4 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या था? 2 था, तो ये कट जा रहा है। तो यदि कटने वाला होगा ऊपर नीचे, तो उसको आप परमेय संख्या नहीं कह सकते, उसका नाम पड़ता है समतुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या पड़ता है नाम? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी 4/6 जो लिखे हैं वह 2/3 का ही एक रूप है।
इसके जगह पर हम लिखे हैं 4/6। अब सपोज करते हैं अगर मेरे पॉकेट में 10 रुपया है और हम किसी को बताना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं मेरे पॉकेट में 20/2 रुपया है। हमने क्या लिखा? 20/2 मैथ है। तो 20/2 करेंगे तो कितना आएगा? यानी हमारा जो पॉकेट में पैसा है वो 10 ही रुपया है ना। हमने उस 10 रुपया को रिप्रेजेंट कैसे कर दिया? 20/2। कोई बच्चा बोलेगा सर 4 × 2 + 2 रुपया है। चलिए उसका भी एक तरीका हो गया। 4 × 2 = 8 हो गया, अब +2 10 हो गया। तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का बहुत सा तरीका हो सकता है। तो उसका जो तरीका जो मिलता है उसका नाम पड़ता है समतुल्य, इक्विवेलेंट। वो प्योर नहीं है, इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है वो। तो 2/3 को प्योर परमेय संख्या कहेंगे, 4/6 को जो है हम लोग समतुल्य परमेय संख्या कहेंगे। किसका समतुल्य है ये? 2/3 का यह समतुल्य संख्या है। कभी कभी परीक्षा पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन देता है, मान लीजिए कि 2/7 का समतुल्य परमेय संख्या इनमें से कौन है? समतुल्य या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इनमें से कौन है? तो हम लोग पढ़े होंगे ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो, ऊपर नीचे 3 से गुना कर लो, ऊपर नीचे 4 से गुना कर लो, ऊपर नीचे 5 से गुना कर लो, जो संख्या प्राप्त होगा वो हमारा समतुल्य होगा। ठीक है, तो यह समतुल्य संख्या हम लोग प्राप्त करते हैं, समतुल्य परमेय संख्या प्राप्त करते हैं। प्योर परमेय संख्या उसको नहीं कह सकते, उसको समतुल्य कहा जाता है। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी रखना जरूरी है। आप इसको परमेय नहीं कह सकते, इसको समतुल्य परमेय संख्या कह सकते हैं। हाँ, अगर 4 गो ऑप्शन में डायरेक्ट परमेय नहीं दिया है और समतुल्य दिया है तो समतुल्य मानिए, अगर समतुल्य नहीं दिया है और खाली परमेय लिखा है तो परमेय मानिए, मजबूरी है। लेकिन एक्चुअल में यह समतुल्य परमेय संख्या है और यह क्या हो गया? परमेय संख्या। ये क्लियर हो गया। तो परमेय संख्या को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका हो गया कि अंश और हर दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए। अब क्वेश्चन यह बनता है कि पूर्णांक क्या होता है? क्वेश्चन यह बन जाता है कि पूर्णांक होता क्या है। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको आप लोग, और हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में। हम इसका भी एक परमेय संख्या का जब हम टाइप पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन जान लीजिए पूर्णांक क्या होता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे जहां तक ले बढ़ते चले जाइए। इधर आइए, -1, -2, -3 घटते घटते जहां तक चले जाइए। इस सारी संख्या पूर्णांक है जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 होगा। यानी प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? 1, 2, 3 इस तरह प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसमें भी प्राकृत संख्या है, यहां से यहां तक ये प्लस में होता है, और ये भी प्राकृत संख्या है लेकिन ऋणात्मक है तो इसको -n बोल दीजिए। और 0 इस सभी के इस तरह का जो संख्या लिखा जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा, जो कि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक होता है, 0 होता है, और प्राकृत संख्या जो धनात्मक के रूप में होता है। इस सभी के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या ये दोनों संख्या पूर्णांक होना चाहिए। अब एग्जाम्पल लीजिए, √2/7, तो 7 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह परमेय नहीं है। तो वास्तविक संख्या को 2 भाग में तो बांटवे किए हैं, एगो परमेय बांटे थे, एगो अपरमेय बांटे थे। तो जब ये परमेय नहीं है मतलब यह अपरमेय है। क्लियर हो गया? तो अब सवाल है कि अपरमेय को समझेंगे कैसे, उसको कैसे जानेंगे? तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। अपरमेय के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां आ गया दूसरा का पार्ट हो गया इसका अपरमेय। तो अपरमेय को कहा जाता है कि किसी भी संख्या को, खास करके डेसिमल में यदि दिया हो, दशमलव प्रणाली में लिखा हुआ हो, उस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। रहता है ऑलरेडी, जैसे √2, तो √2 के नीचे तो 1 छुपा ही हुआ है,
ये ऑलरेडी रहता है। आप जैसे 1.101001001000 डॉट 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 को पी बाई की ग्रुप में नहीं ला सकते, क्योंकि डिसिमल हटाएंगे तो एक तो ठीक है, इसके बाद कौन डिजिट है मालूम नहीं है, तो कौन जीरो देंगे, नहीं हो सकता है। यानी पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसको किस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक और समझिए, अगर P बाई क्यू के रूप में है तो ध्यान दीजिएगा, अगर P पूर्णांक है तो Q पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ये पूर्णांक नहीं होना चाहिए। या एक और कंडीशन देखिए, अगर ये पूर्णांक नहीं है तो हो सकता है कि ये पूर्णांक हो, ये वाला, या P एंड Q दोनों पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ध्यान देना है, यही तीन को चीज पकड़ दीजिए, दिमाग में रहेगा। P ऊपर वाला अगर पूर्णांक है तो नीचे वाला नहीं भी रह सकता है, या ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है तो नीचे वाला रह सकता है, या दोनों पूर्णांक नहीं होगा। हम तीनों का एग्जांपल देते हैं। जैसे ऊपर वाला पूर्णांक है तो 2 लिख लीजिए, नीचे वाला पूर्णांक नहीं होना चाहिए तो √2 लिख लीजिए। चलिए ये हो गया, तो ये रूट में आ गया तो पूर्णांक संख्या नहीं है। ऐसा ही ऊपर वाला में लिख दीजिए √3, नीचे लिख दीजिए 7, तो ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। इसके अलावा ये ऊपर वाला भी लिख लीजिए √2 और नीचे वाला भी लिख दीजिए √3। ये हो गया, तो तीनों टाइप समझ गए। ऊपर वाला पूर्णांक है, नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है तो नीचे वाला है, और ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक नहीं है। इस तीनों तरह का एग्जांपल हमने आपको दे दिया। इस तरह का यदि संख्या है तो सभी का सभी संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाई 10 को 20 को संख्या दिया रहेगा तो हम चुनेंगे कैसे? तो ठेठ भाषा में इसको समझिए, सिंपल अपने लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं कि रूट वाली जितनी संख्या है जिसका वर्गमूल दशमलव में निकलता है, ध्यान दीजिएगा, रूट में तो 4 भी है लेकिन 4 का वर्गमूल 2 पूरा निकल जाता है, पूर्ण संख्या में निकल जाता है, इसलिए इसको आप नहीं कर सकते। ऐसा रूट ये परमेय संख्या है, √4 जो है परमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है पूरा। लेकिन √3 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.73205 कुछ ऐसे करके आएगा, और जहां तक निकाले जाएंगे हमारा लाइफ समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, रूट वाली जितनी संख्या, चाहे वर्गमूल में हो चाहे घनमूल में हो, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, पूरा घनमूल नहीं निकलता हो, तो वो सभी की सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा एक होता है पाई। ध्यान दीजिएगा, अक्सर यही पूछ देता है एग्जामिनेशन में, पाई के बारे में यदि पूछेगा एग्जामिनेशन में कि पाई क्या है, तो पाई हमेशा लिखिएगा अपरिमेय। लेकिन पाई का यदि मान बोल देता है 22/7 तो ये हमेशा होता है परिमेय। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन चीज आ गया यार। आप पाई बोलते हैं तो पाई अपरिमेय होता है, और 22/7 बोलते हैं तो यह परिमेय होता है। तो 22/7 क्यों परिमेय है भाई? ऊपर है 22, तो 22 एगो पूर्णांक संख्या है, 7 एगो पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या है? परिमेय। इसलिए क्या है? परिमेय। लेकिन पाई आखिर है क्या? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना होगा वृत्त वाले चैप्टर में। हम लोग पढ़े होइएगा परिधि पढ़े होइएगा हम लोग। तो परिधि का फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे 2πr। परिधि मतलब सी होता है, सर्कमफेरेंस, तो बराबर 2πr। अगर हम पाई निकालेंगे तो c/2r होगा। पाई का वैल्यू c बाई क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। सी मतलब सर्कमफेरेंस यानी परिधि। तो परिधि पूरा का पूरा एग्जैक्ट आप पता नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आर मालूम है तो आर भी जो हम लेंथ लेते हैं वो हमारा अपना मेजरमेंट है, ये रियल मेजरमेंट नहीं होता है। हम लोग इस चीज को मान लिए हैं, एज्यूम्ड कर लिए कि यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, ये एज्यूम्ड किया हुआ चीज है, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन अब सारी दुनिया इसी मेजरमेंट पे चलती है। इसकी एक संस्था है जो मेजरमेंट को हम लोग को क्लियर कराती है। हम लोग फिजिक्स वाले चैप्टर में इसको हम बताएंगे कहां से होता है और कैसे होता है।
तो C और 2R का जो अनुपात है यह एक निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होता, इसीलिए पाई को हम लोग किस चीज में रख देते हैं, अपरिमेय संख्या में रख देते हैं। तो दो तरह की संख्या हमको मिला, एक रूट वाली, घनमूल वाली यानी वर्गमूल वाली या घनमूल वाली, दूसरा पाई। उसके अलावा देखिए, अगर ऐसा कोई संख्या दे दिया जाए, ऐसा कोई संख्या दे दिया जाए जो फिक्स नहीं है, जैसे हम बोलते हैं 2.10 डॉट 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 का मतलब है कि बढ़ रहा है, ये ऐसा दे दे 2.1 2 3 2 5 7 3 2 6 डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह का भी संख्या है तो वो अपरिमेय है। कारण क्या है, आप इसको डिसिमल हटाकर, जैसे मान लीजिए 2.5 है, तो 5 के बाद तो कोई अंक नहीं है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, इसके बाद एक अंक है तो 0 हो गया, 5 दूना 5 से काट देंगे 5/2 हो गया, तो ऊपर वाला पूर्णांक हो गया, नीचे वाला पूर्णांक हो गया, इसीलिए 2.5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसको आप डिसिमल हटाएंगे तो ठीक है 1 लिख देंगे, इसके बाद पर यही पता नहीं है कि अंक कौन है, नहीं है, तो आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी इस डिसिमल को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए, तो अपरिमेय को पहचान लीजिए, बाकी सारा चीज परमेय ही है। एक रूट वाली संख्या होना चाहिए, वर्गमूल में हो चाहे घनमूल में हो, कहीं हो पूरा पूरा जिसका वर्गमूल घनमूल नहीं निकलता हो, वो सारी की सारी संख्या अपरिमेय होगा। दूसरा होता है पाई, और तीसरा इस तरह का डिसिमल। यही 3 टाइप की जो संख्या हम लोग लिखते हैं वही अपरिमेय है, बाकी जितनी संख्याएं हैं वो सभी का सभी परिमेय, चाहे वो सम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, विषम संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्णांक भी स्वयं को परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी हमेशा क्या है, परिमेय संख्या है। सम संख्या, भाज्य संख्या, भिन्न संख्या, मिश्र भिन्न संख्या, ये सारी जो संख्याएं होती है सभी परिमेय है। अपरिमेय 3 ही प्रकार का होता है, ये ध्यान बैठा लीजिए आप सबको। एक वर्गमूल के रूप में, घनमूल के रूप में, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल यानी पूर्ण संख्या के रूप में वर्गमूल नहीं निकलता हो, लेकिन जिस संख्या का जैसे 9 रूट में है, वर्गमूल के रूप में है, तो इसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो 3 एगो पूर्ण संख्या के रूप में आता है, इसीलिए रूट 9 परिमेय है, अपरिमेय नहीं। रूट 9 एक परिमेय संख्या हो गया क्योंकि इसका वर्ग संख्या, वर्गमूल संख्या हम लोग को प्राप्त पूरा पूरा हो जाता है। तो जिस वर्ग संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वह अपरिमेय नहीं है, वह परिमेय है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर अगर हम लिख देते 8, तो 8 अगर लिख देते हैं तो 8 का वर्गमूल हमारा आता है 2 डिसिमल कुछ ऐसे करके, तो डिसिमल में आ गया और ये पूरा पूरा कहीं नहीं कटेगा, हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यह जो संख्या हो गया अपरिमेय हो गया। तो वर्गमूल वाली संख्या, घनमूल वाली संख्या, चतुर्थ मूल वाली, पंचमूल वाली, जितनी संख्या है जिस पर रूट वाला ऐसे चढ़ा हुआ हो, चाहे यहां 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, और अंदर वाली संख्या का पूरा पूरा नहीं निकलता हो, तो यह अपरिमेय। क्लियर? दूसरा हो गया पाई। क्लियर? तीसरा हो गया इस तरह का डिसिमल। इसके अलावा जितनी संख्या आपको मिल जाए उसको आसानी से आप परिमेय में लगा दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। एक एग्जांपल दे देते हैं तब हम नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे। देखिए, जैसे हम दे दिए √2 इंटू √8 बाई √3 इंटू √12 हमने दे दिया। कहा कि बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। अब हम बिना सॉल्यूशन किए हुए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा, चलो ये अपरिमेय हो गया। ये गलत है भाई, पहले इसका आप सॉल्यूशन कीजिए। गुना कैसे करते हैं हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। √2 में √8 से गुना कर देंगे तो √16 हो गया, √3 में √12 से गुना कर देंगे तो 36 हो गया, 36।
तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 36 का 6, 2 से 2, 2 से 3। अब बताइए थी पर में था कि अपर में था? ये तो पर में था। तो जब तक आप सॉल्यूशन करके लोएस्ट टर्म में नहीं लाते तब तक आप ये क्लियरफाई नहीं कर सकते हैं कि वो पर में है कि अपर में। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको इसके क्वेश्चन के ध्यान में रहेगा। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सिंपल वाला नहीं पूछेगा कि 2/7 पर में है कि अपर में है। हमेशा इस तरह का ही प्रश्न आपको दिया जाएगा ताकि आप क्लियरफाई कर बता सकते हैं कि पर में है कि नहीं है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो टीचर लोग का जो एग्जाम निकलने वाला है सक्षमता, उसमें तो ये निश्चित रूप से इस तरह का प्रश्न रहेगा। एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, इस तरह का प्रश्न दिया जाता है कि इनमें से कौन पर में है कौन अपर में, अक्सर का सवाल पूछा जाता है। तो जो मैथ्स का जो डाउट होता है ना, वो डाउट इसलिए रह जाता है क्योंकि हम उसके बारे में डीपली नहीं जानकारी रखते। तो किसी भी चीज को लिख कर पढ़िए, घर में बैठिए तो इसको बनाइए, आप इस पर एग्जाम्पल 10 को 20 को लेकर बनाइए आप अपने से, तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, पर में और अपर में के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।